मेरे लोग में खुशामदीद। वैसे तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लेजेंड्स मौजूद हैं जिनकी बहुत सारी खिदमात की वजह से हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री वहाँ पहुँची है जहाँ आज है। ऐसे ही लोगों में एक जावेद अल्लाह दत्ता साहब भी हैं जिनकी अनगिनत खिदमात हैं हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के लिए। जावेद अल्लाह दत्ता साहब ने कई तरीक़ों से हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को सर्व किया। वो कीबोर्ड प्लेयर भी हैं, सितार प्लेयर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। मेरे लोग में आज हमने जावेद अल्लाह दत्ता साहब को खुसूसी दावत दी है और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश की है। कैसे वो शुरू हुए, क्या-क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करी, कैसे उस मकाम तक पहुँचे जहाँ वो आज हैं। आइए देखते हैं। जावेद साहब, हर लेजेंड का एक शुरुआती दौर होता है जो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है और उसका सुनहरा तरीन दौर भी होता है। आप अपने शुरुआती दौर को कैसे याद करते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं? ये सुनहरा दौर भी कह सकते हैं और मुश्किल दौर भी होता है। मेरी बिगनिंग जो है वो रेडियो पाकिस्तान से है, कराची से। 65 में मैं थोड़ा बहुत सितार बजाने लग गया था, तो मुझे वहीं पे नौकरी मिल गई। तो 65 की वॉर में बहुत सारे मिली नगमों में मैं एज ए म्यूज़िशन बजाता रहा हूँ। बड़ा अच्छा टाइम था, मतलब इस लिहाज से मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत बुरा टाइम था, वॉर हो रही थी और शुक्र है हमने वो वॉर जीती थी। तो बाकी उसके बाद कभी स्टेज पे शोज़ वगैरह में बजाना, मगर सबसे पहले जो फिल्म के लिए मैंने काम किया तो वो था बज़मी साहब, निसार बज़मी साहब का गाना था एक, जो नूर जहाँ यहाँ कराची आई थी, यहाँ पे वो रिकॉर्ड हुआ ईस्टर्न स्टूडियो में। तो उसमें मैंने पहली मर्तबा सितार बजाया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और मेरी तरफ से एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ है जो आदमी के याद आती है तो बहुत खुश होता है कि उसमें मेरी तरफ से कोई रिटेक नहीं हुआ। मतलब वो उसका इंटरवल म्यूज़िक जो था वो सिर्फ सितार का ही पीस था। एक चीज़ और जिसे मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि मैं बड़ा आवारा किस्म का लड़का था तो मैं ये करता ये था कि अगर 2-3-4 महीने मैंने अगर कंटिन्यू बजाया, रियाज़ किया, मेहनत की, तो उसके बाद 6 महीने तक गायब भी हो गया, कुछ नहीं किया। तो उसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक में मुझे एक दफ़ा फिर बुलाया गया। तो अब क्योंकि वो 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया तो वो बात नहीं बन रही थी। तो बज़मी साहब ने मुझे बहुत डांटा कि तुम तो बिल्कुल जो पहले कर रहे थे उससे भी गए। तो मैं शर्मिंदा और खामोश बैठा रहा सामने उनके। बाकी उसके बाद फिर सुहेल राना साहब के साथ बहुत काम किया मैंने और बड़े मेहरबान थे मेरे वो, और दोस्त भी थे और बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। बहुत काम किया उसके साथ। और मुझे यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री लाहौर की वहाँ पे लेके जाने वाले भी सुहेल राना थे। अच्छा, आपने शुरुआत के बारे में तो बताया कि सन 65 में आपने एज़ अ सितार प्लेयर शुरुआत करी, तो कुछ अपनी कंपोज़िशन के करियर के बारे में बताइए। ऐसा कौन-सा सिंगर था जिसको गवा के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और किसने सबसे ज़्यादा तंग किया? मेरे साथ ज़्यादा काम किया नैयरा नूर ने, बेशुमार गाने उससे गवाए और खुशी होती थी कि जो कुछ मैंने बनाया है वो उसको बिल्कुल इजीली और बड़े ही प्यार से उसको अदा कर जाती थी। तंग जो करने वाली बात है वो सबसे ज़्यादा तंग, जो उसमें किसी एक का नाम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जो टाइम पे नहीं आते थे। मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, सारा म्यूज़िक ट्रैक मैंने तैयार कर दिया है और सिंगर के इंतज़ार में बैठा हूँ। उसमें मेल सिंगर भी आते हैं और फीमेल भी आती है। तो मजबूरी बना सर आपका कि जी बहुत ही बेस हो रहा है लेकिन जी डिमांड है जी, कहा गया है। वो एक प्रोग्राम हुआ करता था म्यूज़िक चैलेंज, तो उसमें एक साहब बहुत बुरा गाते थे। वो बड़ी कोई सिफारिश से आए थे, उन्होंने आके हमें धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि यही जीतेगा,
बहुत सारे लोग उन्होंने वहाँ पे हॉल में अरेंज कर रखे थे कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो पता नहीं क्या कर देंगे वो, और वाकई में ऐसे ही थे वो थी अपना सतीश आनंद की प्रोडक्शन एवरडी की, मिसबा उसकी डायरेक्टर थी। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई क्या करें, या तो हम बंद कर दें और या फिर ये जो कुछ कह रहे हैं वो करने दें, हम क्या करें। तो फिर फाइनली उसी को जितवाना पड़ा। वो मतलब तड़ी इस तरह दे रहे थे कि वो चारों तरफ गने लेके खड़े हैं, इस तरह की सिचुएशन थी। तो इस तरह के। अच्छा सर, 90s के दौर में तो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक ने धूम मचाई हुई थी, हर ड्रामे में आपका म्यूजिक आ रहा था, जैसे चांद ग्रेन और अनगिनत ड्रामे हैं जो लगता है ऐसा था कि आपके म्यूजिक की वजह से ही हिट हो रहे हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे उस दौर में, पीटीवी और एनटीएम। तो होता ये था, अब ये मैं अपने आप को बूस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, लोग करते हैं इस तरह की बातें, मगर आपने ये सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही समझना चाह रहे हैं कि आप ही क्यों चॉइस होते थे हर बड़े काम? पता नहीं, यही तो समझ में नहीं आता, और यही बात है कि इसको मैं यही समझूंगा कि ये मुझे अप्रिसिएट करे। और सिर्फ चॉइस की बात नहीं, आप उसको निभाते भी ऐसे थे कि उस हाँ, काम वो के साथ बिल्कुल इंसाफ हो जाता। हाँ बिल्कुल, वो मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने बेइंतहा म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ, जो बड़े बड़े थे, जो बड़े बड़े नाम, उनके साथ काम करने का मुझे शर्फ हासिल है। खलील अहमद साहब, बज़मी साहब, ए हमीद साहब, देबू भट्टाचार्य एक हुआ करते थे जो बांग्लादेश चले गए, वो भी बहुत अच्छा करते थे, लाल मोहम्मद इकबाल। वो सारा एक्सपीरियंस जो था मुझे वो यहाँ पे काम आया ड्रामों के म्यूज़िक में। तो वो जब पहले तो ये होता था ना, रिकॉर्ड ले लिए या इधर उधर से म्यूज़िक उठाया लगा दिया ड्रामों में, तो वो कुछ तो मैच कर जाते थे, कुछ नहीं करते थे। अब ये बात नई शुरू हुई कि हर सीन पे उसकी डिमांड के हिसाब से म्यूज़िक आने लग गया। 90s में ही, या 90 से थोड़ा पहले होगा, तो उस वक्त ये होना शुरू हुआ। तो ये ड्रामा प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को ये बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो कंटिन्यू हो गया। आज तक यही हो रहा है कि लोग ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूज़िक करवाते हैं। अब ये नहीं होता कि वो कोई सिम्फनी उठाई, कोई वहाँ से लिया, इधर से लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब तो वैसे दूसरी चीज़ भी आ गई कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि अगर कोई चोरी का म्यूज़िक लगाएगा तो वो आया ही नहीं, वो कैच ही नहीं करेगा। अच्छा सर, आपको अपने आर्ट के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, तो एक आर्टिस्ट के लिए इन अवार्ड्स की क्या वैल्यू होती है पाकिस्तान में? ये जिस वक्त अवार्ड मिल रहा होता है आपको और आप वो लेके बाहर निकल रहे हैं, तो उस वक्त तक जो है ना, वो तो थोड़ी सी आपकी थोड़ा पंप कर दिया आपको, मगर उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उसकी। जो म्यूज़िक के क्रिटिक हैं वो हमारे मुल्क में तो वो ही नहीं है कि अगर आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए म्यूज़िक का, तो आप मुझसे म्यूज़िक के बारे में कुछ सवाल करेंगे। एक दौर था, रिव्यू आते थे हर वीक कि ये फ़लाँ ड्रामा चला है, उसका ये म्यूज़िक फ़लाँ साहब ने दिया और उन्होंने यहाँ पे अच्छा म्यूज़िक दिया, यहाँ पे बस ठीक था। इस तरह के रिव्यू आया करते थे, कुछ लोग थे। मगर अब कुछ बातें, तल्ख बातें जो हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, वो छोड़ें। आप, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब, जैसे मैं एक उरूज पे था, फिर आस्ते आस्ते नीचे आ गया, तो अब मैं रोना पीटना शुरू कर दूँ कि मुझे कोई पूछता नहीं है, या मैं फ़लाँ या डिम, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना इतना सेटिस्फाई हुआ, मैंने जो कुछ किया बहुत बेहतर किया, कोशिश की बेहतर। ये तो सुनने वाले ही बता सकते हैं कि ठीक था या नहीं, मगर मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने बड़ी इज़्ज़त से और अल्लाह के रहम से, उसके करम से बहुत
इज्जत से काम किया और उसका मुझे सिला मिलता रहा। सर, आपने एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सितार में एक ऑल्ट्रेशन की थी, इलेक्ट्रॉनिक सितार, वो क्या मामला एक था? प्रोग्राम था तो उसमें हमने एक बंगाली ट्यून थी वो बजाई। बजाने के लिए वो सारा रिहर्सल ये वो करके अब ये समझ में नहीं आ रहा, अब तो सारा जितना कुछ भी था उस वक्त तो और चीज़ें तो बहुत नई आई थी, जैसे ये सिंथेसाइज़र या ऑर्गन ये नहीं थे, सिर्फ गिटार्स वगैरह थी। तो वो सारे तो इतना शोर लाउड होते थे एम्पलीफायर्स वगैरह, तो मैंने कहा भाई मेरा सितार तो सुनाई ही नहीं देगा। तो मेरे पास एक पिकअप रखा हुआ था, गिटार का पिकअप था, वो मैंने तारों के नीचे फंसा के तो मैंने जो बजाया तो वो साउंड ऐसा आ गया कि उनके साथ ही मैं कम्पीट कर गया। उनको भवैया कहते थे उसको उस वक्त, वो बजाई हमने तो वो बड़ी बहुत पॉपुलर हुआ वो। फिर वो गाना जो है रूना लैला और दीना लैला, उसी पैटर्न पे जो हमने बजाया था टेलीविज़न पे, उसी पैटर्न पे ईएमआई ने रिकॉर्ड किया। वो छोटा ईपी हुआ करता था, वो टेलीविज़न पे बार बार बजता रहा। उस वक्त ऐसा दौर था, ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी कि वो मैं सितार का टोन जो है वो तो गिटार की तरह ही बज रहा था, मगर मैं उसको चाह रहा था कि वो ये सितार लगे, मगर वो मैं नहीं कर सका क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। अब तो एम्पलीफायर्स ऐसे आ गए हैं कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं हर तरह से। पिकअप्स इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि वो आप सितार का टोन जो है वो ख़राब नहीं होगा। इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सितार, बहुत ज़बरदस्त। म्यूज़िक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के एडिशन ने इसको मज़ीद तवाना किया है या इसको बर्बाद करके रख दिया? कुछ अच्छाई भी है और बहुत सारी बुराई भी है। पहले हुआ करता था कि पूरा ऑर्केस्ट्रा वो गाना बजा रहा है या म्यूज़िक जो जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आता था और उसमें एफर्ट होती थी आदमी अपनी अंदर से आदमी बुक करता था, बजाने वाला भी गाने वाला भी, और एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड होता था। तो अब तो ये आ गया ना टेक्नोलॉजी में, तो एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ जो है वो मैंने भी किया है, मैं भी करता रहा हूँ, पंच आउट पंच इन, वो सारा कुछ करते रहे हैं। तो मगर जो चीज़ वो थी उसका जवाब कोई नहीं है। इसीलिए उनके वो गाने या वो म्यूज़िक आज भी सुने तो आपको मज़ा आएगा। और ये गाने वक्ती तौर पे 2, 4, 6 दिन, 1 महीना चलेगा, उसके बाद पता ही नहीं कौन सा था गाना। अच्छा सर, पहले 15-20 साल से हमारे पास मौसीकार तो नए आ ही नहीं रहे थे। अब तो ये लगता है कि गुलूकार भी नए आना पिछले कुछ सालों से बंद हो गए हैं और जो पहले के गुलूकार हैं वो भी अपने पुराने गानों के कवर्स पे कवर्स गाए जा रहे हैं और वही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई है और आगे कोई उम्मीद भी बाकी नज़र नहीं आती? उसमें बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है ये। प्रोड्यूसर्स में ने भी और सिंगर्स ने भी ये काम करना शुरू, और उल्टा एक और काम भी करना शुरू कर दिया कि एक शायर को बुला लिया, 4 लाइनें अपनी दे दी, 2 लाइनें उससे ले ली, तो वो जो गाना बन गया। और वहीं पे बैठे बैठे जो मर्ज़ी आया दिल में उन्होंने जोड़ तोड़ करके तो वो गाने शुरू कर दिए। तो वो उन गानों की हैमरिंग इतनी ज़्यादा थी, मतलब कुछ प्रोग्राम ऐसे चलते थे कि रोज़ाना वो गाने चल रहे हैं, तो वो जाहिर है जब सुनने वाला होगा तो वो वही कान में वही पढ़ रहा है तो वो उसको पॉपुलर गर्दानना शुरू कर दिया कि जी ये तो मशहूर हो गया बहुत। अब वो ओरिजिनल कंपोजिशन कोई कंपोज करके दे रहे हैं वो गा नहीं सकते। बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे कि जो किसी कंपोजिशन गा नहीं सकते, वो अपनी ही जोड़ तोड़ में वो गाना बना लेंगे। अब वो क्रिएशन जो है जो एक कंपोज़र करता था वो ख़त्म हो गई, वो कोई नहीं करता और ना ही प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि किसी मौसीकार, गुलूकार, किसी कंपोज़र की औलाद अगर इस फील्ड में आती है
तो उसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्या? होना ये चाहिए। अब अगर मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, ये क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अगर वो मुझसे कम है तो फिर वो चला जाएगा। सही बात है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैंने खुद देखे हैं जिनके वालिद बहुत अच्छा काम करते थे। कुदरती हो जाए, किसी को शौक़ हो जाए तो साथ में उसकी मेहनत भी हो, साथ में उस पर अल्लाह का रहम भी हो कि उसको भी ये सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर हो जाए उसकी, तो ये क्या बात हो जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त था और बड़े मशहूर वो लड़कियां थी, बेंजामिन सिस्टर, उनके वालिद जो थे उसके किसी फैमिली में कोई नहीं करता था, सारे वो थे एजुकेशनिस्ट थे, स्कूल में प्रिंसिपल फलान सब उन्हीं की फैमिली के लोग। वो इतना ज़बरदस्त जल तरंग, संतूर, वाइब्रोफोन और लाजवाब कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस हुई उसकी वहाँ पे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, तो सुबह रिव्यू पूरा उसका आया हुआ था अखबार में, वो जल तरंग बजा रहा था। बेंजामिन सिस्टर के फादर? हाँ, तो ना ज़बरदस्त था। तो अब ये कुदरती चीज़ है, जो कुछ भी करें सीख के और मेहनत करके करें। बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनकी औलादें कुछ भी नहीं कर सकती हैं, वो इसी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे लोग। ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच।